जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम जीके जीएस का 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। और ये अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपका 15 से 20 प्रश्न है जो कि कवरअप हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न इसमें लिया गया है सभी के सभी जो न्यू सिलेबस है 10th आधारित उसी पैटर्न पर प्रश्न है जो कि रखा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की। ऑप्शन नंबर ए है सातवाहन वंश, बी है शुंग, सी है कण्व और डी है गुप्त। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सातवाहन वंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजा सिमुख है जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कनौज तथा प्रयाग में, बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग थे जो कि भारत आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मदुरई के पांडवों के मछली सी आँखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? लक्ष्मी के रूप में, पार्वती के रूप में, सरस्वती के रूप में और सावित्री के रूप में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पार्वती के रूप, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन वहाँ से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं था? हुणों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और डी है अरब आक्रमण। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे अरब आक्रमण, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी ये 3 कारण था गुप्त साम्राज्य का पतन का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, चोल, परमार और पाला। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं परमार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अशोक वर्ष ने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने, सॉरी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कवि राजमार्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 9 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई पटेल ने और महादेव देसाई ने। बताइए 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है।
बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नया प्रश्न है आपके सामने कि फिनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में, एक्सेस में, डरबन में और कंपाला में। बताइए यहाँ पर 10 नया प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डरबन, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप चल जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पर नीचे सबसे ज्वाइन का ऑप्शन दिया गया है। वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया जाता है सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से आपको बहुत बेहतर बनाएगा और क्वेश्चन आपको याद रहेगा। 11वां प्रश्न है आपको सामने कि इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हेरोडोटस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक तरफ उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी यहाँ पर चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, जखनी के अलाहा खंड और नरपति नलाहा बिसलदेव रासो, ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था? ब्रिटेन था, हॉलैंड था, फ्रांस था और पुर्तगाल था। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पुर्तगाल, बिल्कुल सही जवाब है। यूरोपीय देशों में से सबसे पहले कौन सा देश भारत आया था? तो यूरोप आया था, याद रखिएगा। और सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांस आया था 1664 ईस्वी, और ये आए थे पुर्तगाली आए थे, कब आए थे? तो ये 1498 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए बारी बारी से और बताइए यहाँ पर कि 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भगत सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इनके द्वारा स्थापित नहीं था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और औरंगजेब के समय में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जहांगीर के समय में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डिंडीगुल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, किसने 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संगठन बनाया था? राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। 18वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अरविंद घोष ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में
एओ ह्यूम द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसका पहला अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी रंगों को सोख लेने और किसी भी परिवर्तित न करने वाले वस्तु कैसे दिखाई देती है? श्वेत, धूसर, नीली और काली। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह कौन सा कलर है जो कि सभी रंगों को सोख लेती है और वो किसी भी प्रकार का जो उसके पास प्रकाश आता है या कलर आता है उसका परिवर्तित नहीं करती है, तो काली रहती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का और हार्मोन का। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं विटामिन ए, बिल्कुल ही सही जवाब। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग को कौन सा रंग होता है? जो इंद्रधनुष होता है सबसे ऊपरी कलर कौन सा होता है? अब सबसे निचली कलर कौन सा होता है आपको बताना है। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इंद्रधनुष है एक प्रिज्म से जब हम श्वेत कलर को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। और 7 रंगों में कौन कौन से कलर होता है? तो इसको हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। बैजानिया पिनाला सबसे नीचे रहता है, बैगनी रहता है और सबसे ऊपर रहता है वो लाल रहता है। तो जिस कलर का विचलन सबसे अधिक होता है वह नीचे रहता है और सबसे कम जिसका विचलन होता है वो सबसे ऊपर रहता है। विचलन अधिक होने के कारण उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, अब विचलन कम होने के कारण उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। यहाँ पूछा गया है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा होता है? तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे पूछा जाए तो सबसे नीचे बैगनी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? कहेगा कलपक्कम, नरौरा और तारापुर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नरोरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है मेथिलीन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन और फ्लोरीजन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम जो कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे एसिटिलीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न आपके सामने हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बनाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं धनात्मक हीलियम आयन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? वाष्पन के कारण, आसवन के कारण, ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण के कारण। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल सही जवाब। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है? तो इसमें कोई वस्तु ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि त्वरित, जिसको हम बिजली चमकना कहते हैं, से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। त्वरित जो बिजली होता है उससे बिजली गाछ में आग लग जाता है, उसके गिरने के कारण उसमें अत्यधिक क्या रहता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है या वस्त्र बनाने में? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पॉलीएमाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के वृक्क में, स्तनधारियों की यकृत में, स्तनधारियों के हृदय में और स्तनधारियों के आमाशय में।
बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पेपिलरी मेंसपेशिया पेशिया कहाँ पाई जाती है। 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्तनधारियों के हृदय में, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 29वां प्रश्न है आपके सामने। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में क्या होता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दांत अस्थि और मस्तिष्क को कम विकसित रह जाते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न आपके सामने कि नेत्र दान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। यानी नेत्र दान जो किया जाता है उसमें आँख की कौन सी भाग है जो इसको दान किया जाता है। कॉर्निया को, लेंस को, रेटिना को और पूरी आँख को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नेत्रदान में कौन सा पार्ट दान किया जाता है आँख का, तो कॉर्निया किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हीमोफीलिया एक अनुमानसिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC में कमी और रक्त का स्कंदन न होना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है कि रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी रक्त थाका जब भी शरीर के किसी भाग में कट जाता है तो वहाँ पर लगातार ब्लड गिरता है, रक्त थाका नहीं जमा पाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंयोजिक यौगिक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि सहसंयोजक यौगिक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न आपके सामने कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग रहता है। पेट्रोल का, बेंजीन का, एल्कोहल का और डी है उपयुक्त सभी का। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो शुष्क धुलाई किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पेट्रोल भी रहता है, बेंजीन भी होता है, एल्कोहल भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 34वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी। यानी सर्वप्रथम मानव के द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी है। लोहा, तांबा, सोना और कांसा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा तांबा का उपयोग किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स और फेरिक ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पायरेक्स कांच जो होता है वो अधिक समर्थ होता है, उसका क्या कारण होता है आपको बताना है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लेड ऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं और एक जीव दो क्लोन एक समान नहीं होते हैं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिपू लेख दर्रा स्थित है। जो लिपू लेख दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लिपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। अरावली है, सतपुरा है, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत में समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, जो कि आंध्र प्रदेश था। कब बना था, तो 1953 ईस्वी में। जब उस अलग राज्य बना तो उसका राजधानी क्या थी, यही आपको बताना है। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं करनूल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की और गोदावरी की। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र है कि केरल और तमिलनाडु है, सिंधु गंगा के मैदान है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और डी है कहीं नहीं। बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात वर्ष भर समान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज है, आणविक खनिज है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 44वां प्रश्न है कि सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत उगता है? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में, असम तथा मेघालय में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो सागौन है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक उगता है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मध्य भारत, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 45वां प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सी है जिसका सीमाएँ सिक्किम से मिलती है? असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सी है? सिक्किम। जो सिक्किम है जिससे कि एक ही राज्य मिलता है, उससे सीमा साझा करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। और सिक्किम है जो कि 3 देश से घिरा हुआ है। याद रखिएगा सिक्किम कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 3 देश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग कितना है? यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत है जो कि 7वां स्थान पर है। पूरा विश्व का जितना क्षेत्रफल है वो भारत के पास कितना % है इसका? जल्दी से कमेंट कीजिए 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं 2.4%, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल जो 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 48वां प्रश्न है आपके सामने। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? आम के पेड़ का उद्यान को, मानव निर्मित वन को, लवर कच्छ का एक प्राकृतिक वन को, एक प्रकार का पशु को। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव एक लवर कच्छ एक प्राकृतिक वन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, इसे सुंदरी भी कहा जाता है, सुंदरी वन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है ये किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है। संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया है, ना तो संघीय को दिया गया है और न ही राज्य सरकार को दिया गया है। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये संघीय सरकार को दिया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
50वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में, ट्रावनकोर, कोचीन में, पेप्सू में और बिहार में। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे पेप्सू। राज्य की बात करें तो पंजाब हो जाएगा, जहाँ पर सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और यहाँ पर 356 है, तो और थोड़ा सा दो अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। 352 में है जो कि राष्ट्रीय पात के बारे में वर्णन किया गया है। 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 है इसमें वित्तीय पात के बारे में वर्णन किया गया है, और 368 है इसमें संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो मिला है? बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद से अगर राज्य में राज्यपाल के बारे में बात की जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो 213। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है खारवेल, सी है गौतमी पुत्र सतकर्णी और डी है वासुदेव। बताइए 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया? ऑप्शन नंबर ए है गोपाल पाल का साम्राज्य, बी है विजय सेन का सेन सम्राट, सी है मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य और डी है दंती दुर्ग का राष्ट्रकूट साम्राज्य। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कौन से गुप्ता सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, समुद्रगुप्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। और भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, सभ्यता का उद्गम हुआ है घाटियों में, मैदानों में, पठारों में और पहाड़ियों में। बताइए 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? सभ्यता का उद्गम हुआ है, कहाँ से उद्गम हुआ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, घाटियों में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुड़ो आक्रमण को से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर अधिकारी के निर्भर हो गए? अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार पर और डी इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य पूर्वी व्यापार पर। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध और नालंदा। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है आपके सामने कि कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नंदी बर्मन द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि वह कौन सा व्यक्ति था जो कि चिकित्सक नहीं था। जल्दी से कमेंट कीजिए 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चवार्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न आपके सामने। स्वायत्तवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। बताइए 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जैन धर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस टाइम ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी, आपको यही बताना है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लेबर पार्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11 प्रश्न आपके सामने कि कलहड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहड़ के द्वारा। इसको किसने आगे बढ़ाया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जो नराज एवं श्रीवर, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रखे हैं क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार फायरमैन हो गया, मद्य निषेध हो गया, ड्राइवर हो गया, सबसे हट के बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न रखा जाता है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में रखा जाता है, इसलिए इसके तैयारी के लिए हाई लेवल का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी रखा गया है। 12 प्रश्न आपके सामने कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नान्यदेव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न आपके सामने। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ वो 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। और इसका पहला अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला अध्यक्ष थे कांग्रेस का WC बनर्जी और सेकेंड थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। सेकेंड थे दादा भाई नौरोजी और तीसरा थे बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न आपके सामने कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816 में, 20 में, 28 में और 30 में। बताइए 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1828 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न आपके सामने कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उल दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफ़र ने और अवध के नवाब ने। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था उसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मीर जाफ़र, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था जिसके कारण सिराजुद्दौला है जो कि हार गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न आपके सामने कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बनारसी, बी है कालपी, सी है मोरार और डी है झांसी। बताइए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कालपी, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत राज्य का सचिव कौन था? लॉर्ड मोरले, बी है लॉर्ड एल्गिन, सी है लॉर्ड हैमिल्टन और डी है लॉर्ड क्रॉस। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत राज्य का सचिव कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लॉर्ड क्रॉस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में और लखनऊ में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कराची, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था। और 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विखंडन हुआ था, 2 भागों में बटा था, गरम दल और नरम दल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक के विचलन दर्शाता है? यानी जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में जो विभक्त होता है तो इसमें बताना है कि किस कलर का विचलन है जो कि सबसे अधिक होता है। तो जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होता है। इसमें लाल है जो कि जिसका विचलन सबसे कम होता है, ऊपर रह जाता है, और सबसे विचलन अधिक होता है वो बैगनी का, जो कि नीचे हो जाता है। इसका 7 कलर कैसा होता है? नीचे से ऊपर क्रम में अगर जाने तो बैजानिया पिनाला हो जाएगा, सबसे नीचे बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से 7 कलर होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर सबसे अधिक पूछा है तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम पूछता तो लाल हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने, जॉनिस केपलर ने, इंसास न्यूटन ने, गैलीलियो ने। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जॉनिस केपलर, बिल्कुल ही सही जवाब है। ग्रह गति का नियम का निरूपण किसने किया था? तो केपलर ने। याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का और हाइड्रोजन सल्फाइड का। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के समान होता है? 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है और सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो होता है वो हवा में फीका पड़ जाता है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और ट्रेकीय प्रणाली के द्वारा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अधिकांश जो कीट होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो जो कीट होता है अधिकांश वो ट्रेकीय के द्वारा सांस लेता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर त्वचा का बात करें कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस लेते हैं तो वह केंचुआ होते हैं। गलफड़ों के द्वारा मछली सांस लेती है और फेफड़ों के द्वारा मनुष्य सांस लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, विद्युत रूप में परमाणु क्या है? यानी विद्युत रूप में परमाणु क्या है? उदासीन होता है, पॉजिटिव रूप से आवेशित होता है, नेगेटिव रूप से आवेशित होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विद्युत रूप से जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
यानी एक तरफ इकाई दिया है और दूसरी तरफ उसका मात्रक दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, डेसिबल ध्वनि के प्रबलता का इकाई, अश्व शक्ति शक्ति का इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का इकाई केल्विन होता है, यहाँ पर सेल्सियस नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वहीं रहता है और कोई संबंध नहीं है। जल्द से कमेंट कीजिए। 26वां प्रश्न का द्रवनांक का अर्थ होता है कि कोई वस्तु ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है, और क्वथनांक का अर्थ होता है कि कोई वस्तु द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। तो अगर कोई द्रव वस्तु है उसमें अशुद्धि मिला दिया जाए तो उसके क्वथनांक में बदलने में क्या परिवर्तन होगा, उसमें वह बढ़ जाता है टाइम की, घट जाता है कि वही रहता है। 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बढ़ जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती है, बी है पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट जाती है, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है और लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा, लार ग्रंथियाँ, जबड़े और यकृत। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लार ग्रंथियाँ, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग पहचानने के लिए, डायबिटीज़ पहचानने के लिए और टाइफाइड को पहचानने के लिए। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो एलिसा टेस्ट किया जाता है वो किस रोग को पहचानने के लिए किया जाता है, यही बताना है। तो एड्स रोग को HIV एड्स जो विषाणु के द्वारा होता है, इसी को पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, सुनहरे चावल में बेटा कैरोटीन जीन कहाँ से आते हैं। गाजर से, डैफोडिल से, चुकंदर से और पपीता से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डैफोडिल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है। क्लोरीन की चूना पत्थर से, क्लोरीन के जिप्सम से, क्लोरीन की सोडियम कार्बोनेट से और डी है क्लोरीन की बुझे हुए चूने से। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, जब क्लोरीन की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से हम करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, प्लाज्मिड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। डायनेमो है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत मोटर है और इंडक्टर है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, विद्युत मोटर,
विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि की पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी और ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है उसमें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे है, एक विद्युत तरंगे है, एक चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और स्थिर विद्युत तरंगे है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, प्रकाश तरंगे क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है कि मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी में, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का और सतपुरा श्रेणी का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, मेघालय का पठार किसका भाग है? बताइए 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ये प्रायद्वीपीय खंड का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भाभर में, बी है तराई में, सी है शिवालिक पहाड़ी में और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तराई, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि किस घाटी में कारगिल स्थित है? लीडर, शुरू, सिंध और ट्रांस। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, किसमें कारगिल स्थित है, किस घाटी में? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शुरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न आपके सामने कि मानसून भारत से पीछे कब हटना आरंभ करता है? मध्य सितंबर में, मध्य मार्च में, मध्य दिसंबर में, अक्टूबर के अंत में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, मानसून भारत से पीछे कब हटना शुरू कर देता है? तो 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मध्य सितंबर, बिल्कुल सही जवाब है। और कब से आना आरंभ कर देता है? तो मई में आना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या समय है? मध्य जनवरी, मध्य फरवरी, मार्च, मध्य अप्रैल और दिसंबर, मार्च और मध्य जून सितंबर। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मध्य जून सितंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो मध्य जून और सितंबर है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में और जम्मू कश्मीर में। बताइए इनमें से किस राज्यों में अधिकतम औसत वर्षा होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? बताइए यहाँ पर किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बताइए 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका चौथा ऑप्शन देख लेते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा। तो यहाँ पर 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक घना वसा जिला धनबाद क्यों है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर नाम से जाना जाए तो जो कि कन्याकुमारी में स्थित है केप केमोरिन, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर उत्तरी बोला जाए तो इंदिरा कॉल है। अगर ऐसे मुख्य भूमि को छोड़कर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न आपके सामने। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। बताइए 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 47वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, केरल में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। बताइए 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक जो चंदन का वृक्ष पाए जाते हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 48वां प्रश्न है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर और सुभाष नहर। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजस्थान में जो नहर है उसका नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने 49 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के तहत, 56 के तहत, 52 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अनुच्छेद 355 बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा और डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। बताइए 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं संसद के किसी भी सदन के द्वारा यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में, 162 में, 65 में और 310 में। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अनुच्छेद 160 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, यही पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ध्यान से इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा केवल संसद का, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न संख्या 1 है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है खारवेल, सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी और डी है
सुशर्मन। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य मंदिर, बी है खजुराहो का मंदिर, सी है कोणार्क का सूर्य मंदिर और डी है देवगढ़ का मंदिर। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 3 प्रश्न है आपके सामने कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में समुचित रूप से सुमिलित नहीं है। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। इसमें आपको मिलान करना है और देखना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पाणिनि महाभाष्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पर मेगास्थनीज इंडिया यानी इंडिका लिखे थे, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखे थे और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस लिखे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने, उदयन वासवदत्ता के दंत कथा किससे संबंधित है। उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से और कौशाम्बी से। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उज्जैन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा, जो गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ से बदली गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी अहमद शाह प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था। विष्णुवर्धन ने, पुलकेशियन द्वितीय ने, विजयादित्य ने और पुलकेशियन प्रथम ने। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पुलकेशियन द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो अवध में एका आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। सरकार को लगान देना बंद करना था, बी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी है सत्याग्रह की समाप्ति करना और डी है लगान का नगद में परिवर्तन करना। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लगान का नगद में परिवर्तन करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है। जैन, आजीवक, चार्वाक और बौद्ध। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो कि नियति के अटलता में विश्वास रखता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आजीवक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 10 प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी अब पूछा जा चुका है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे। सूरदास, दंडीन, तुलसीदास और कालिदास। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दंडीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाइएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड करके रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आंसर भी आपको मिल जाएगा, पहले अपना से सॉल्व कीजिएगा। अगर जिसका आंसर नहीं मालूम हो जाके आंसर की से आप आंसर मिलाकर उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और रामपाल। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गोपाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था? जहांगीर था, हुमायूं था, औरंगजेब था और अकबर था। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अकबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद और हकीम अजमल खान। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, चित्तरंजन दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अवध का अंतिम नवाब कौन था? 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वाजिद अली खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि वह कौन सा उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों के अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतरते देखा? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे मिर्ज़ा गालिब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के लोग पौधों के भूखे हैं, यह कथन किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का, लोकमान्य तिलक का, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल का और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी का। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे? 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे अरविंद घोष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अभिसारी लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विलियम हेनरी ब्रैग, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एमोनिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 22 नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर और एपीकल्चर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एपीकल्चर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? रेयॉन, लिनन, जूट और नायलॉन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं नायलॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऊर्ध्वपातन द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से निकालने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाते हैं। 25वां प्रश्न है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है और किसी पिंड के भार के लिए कौन सी कथन सही है, यहाँ पर बताना है। बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो किसी पिंड का जो भार होता है वो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि किसी धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और इस्पात। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस धातु से बनाई हुई मिश्र धातु को हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में काम लिया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एल्युमिनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्रण, बी है अपोहन, सी है विलोम प्रसरण और डी है विसरण। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन जो होता है वो अपकेंद्रण विधि पर कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय और प्लीहा। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अग्नाशय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? यानी वह कौन सा रोग है जो कवक के द्वारा होता है, बताना है। जल्दी से बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गंजापन है जो कि कवक जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है भेड़ की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से और तिब्बती मृग की एक प्रजाति से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, तो सशक और बकरे की एक प्रजाति से अंगोरा ऊन है जो कि प्राप्त की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उत्क्रम प्रसारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि कैल्शियम सल्फेट जिसको निर्जल किस रूप में जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इन्हों तीनों ऑप्शन में से बताइए जल्दी से कौन सा सही आंसर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जिप्सम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केवल ध्वनिक गुणवत्ता, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने। वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी के लिए, उपग्रह में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के लिए, सी अति कम ताप पर सुपर कंडक्टिबिलिटी के लिए और डी है सूर्य के मूल का अध्ययन के लिए। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नक्षत्र भौतिकी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो क्या कहलाती है? चालन, संवहन, विकिरण और डी।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो उसका सही आंसर क्या है। तो इसमें जो ठोस होता है उसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर द्रव की बात किया जाए तो जो उसमें द्रव में ऊष्मा के चलन होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है, और जो गैस होता है जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है वह विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुकाल और समान मोटाई का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तल लेंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पर्वत निर्माणकारी बल का, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है ये भी बताइएगा। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, उसी लेवल का प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर ये आए हैं, और उसी लेवल का क्वेश्चन है जो कि ये प्रैक्टिस सेट में सेट किया गया है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। और रेगुलर आप वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं तो 100% आप श्योर रहिए कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कोयम्बटूर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर तो पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा कानपुर। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है तो अहमदाबाद। ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा है जो कि भारत में स्थित नहीं है। तो गोसाईनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है यही आपको बताना है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में, और शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शिवालिक और महान हिमालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए ऐसे तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। एक महान हिमालय जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं, एक मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, और एक होता है शिवालिक जो सबसे नीचे रहता है। तो देखिए ये हिमालय है। हिमालय का अगर इस पर देखा जाए सबसे ऊपर जो रहता है, जिस पर सबसे ऊंचे ऊंचे चोटी रहती है वह महान हिमालय या बृहद हिमालय का अंतर्गत आता है। और उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर इसे मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, और सबसे जो नीचे रहता है इसको शिवालिक कहते हैं। और सबसे इधर जो उत्तर साइड रहता है जो छुपा रहता है बृहद हिमालय से, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है, किसके किसके मध्य में, तो ये महान हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 21 जून को और 22 जून को। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन को होता है, किस डेट को। 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं
22 दिसंबर बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्न में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल रंग से, भूरा रंग से? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए किसका सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, भूरा रंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ के एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? बर्ड फ्लू रोग ने, मैड काऊ रोग ने, सुअर पालन से प्रयुक्त पालन विधियों और कुक्कुट पालन विधियाँ। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मैड काऊ रोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, धौलाधार तथा पीर पंजाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार हुआ है? लौह इस्पात में, सूती वस्त्र में, चीनी उद्योग और चाय परिष्करण में। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सूती वस्त्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। सूती वस्त्र है जो कि सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? राजमहल हिल्स में, दार्जिलिंग में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो सबसे अधिक जो उत्पादन की जाती है वो कर्नाटक राज्य में की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक चाय कहाँ पर उत्पादन की जाती है तो असम में। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निम्न राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडारण किस में है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बताइए 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में निम्न राज्यों में से कोयले का सबसे अधिक भंडारण किस राज्य में है? तो झारखंड में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर हृदयनाथ कुंजरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने, योजना आयोग के अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और आई.के. गुजराल। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो योजना आयोग का अंत किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहले योजना आयोग था और 5-5 वर्षों का योजना बनाई जाती थी कि इसमें किस पर विकास करना है, लेकिन उसके जगह पर 2015 से नीति आयोग आ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया है। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ये कैसी प्रक्रिया थी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, न्यायिक शक्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं और नियुक्त होते हैं। बताइए 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, चयनित, मनोनीत या नियुक्त है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, नियुक्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहले लोकसभा की चुनाव होती है और जो जिस पार्टी की बहुमत होती है उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है, इसलिए इसको नियुक्त किया जाता है। उसमें से एक व्यक्ति को नियुक्त करके उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए
और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।